So today we will going to discuss the new topic that is वक्त. कहीं बीच में जब आपने मुस्लिम लोग पढ़ा होगा तो वक्त जो है बार बार आया होगा. Can anybody have any idea what is वक्त? Ever heard about the वक्त? कभी सुना है वक्त? मैम ये इनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है. प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है. ये कई जैसे गवर्नमेंट जब आती है, जब भी नई सरकार बनती है, आप देखना कि जो कौन सी प्रॉपर्टीज जो दान और पुण्य के काम करती है, उन प्रॉपर्टीज का जब भी सरकारें आती है तो हमेशा ऐसा सुनने में आता है वक्फ बोर्ड का मेंबर बना है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं. तो एक वक्फ बोर्ड होता है. और आपने जब डिवोर्स का भी पढ़ा था कि जब वुमेन डिवोर्स लेती है और वो अपने शाहबानो वाला केस था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि शाहबानो केस में ये बोला गया था कि वो अपने मेंटेनेंस की डिमांड जो है अपने पहले तो 3 महीने तक तो इद्दत पीरियड में तो वो देगा, उसके बाद वो अपनी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे उससे लेगा, और उसके बाद वो मेंटेनेंस की डिमांड अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, और कोई नहीं देगा तो वो फिर वक्फ बोर्ड से लेगी. तो वक्फ बोर्ड एक होता है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है. Then the thing is that what is वक्फ actually? ये वक्फ जो कंसेप्ट है कहाँ और कैसे आया? कुरान में इसका जिक्र नहीं है वक्फ का. वक्फ के बारे में जो है डायरेक्ट कुरान में कुछ नहीं कहा गया है, बट देयर आर सम इंजेक्शन. कुछ आदेश हैं, कुछ आदेश दिए गए जो वक्फ की ओर इंगित करते हैं. इस्लाम से पहले वक्फ का कोई वजूद नहीं था. कहते हैं इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो खलीफा उमर थे, उन कहते हैं कि जो उमर नाम का कोई जो व्यक्ति था, उसने जाके पैगंबर उमर जो थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से पूछा था कि मुझे एक बहुमूल्य भूमि प्राप्त हुई है तो मैं उसका क्या करूं. तो मोहम्मद साहब ने कहा इसको तुम अल्लाह के नाम कर दो और उससे होने वाली आय को आप जो है गरीबों में दान कर दे. तो तब से ये एक परंपरा चली आई है. उसके बाद वक्फ के बारे में जो है रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं बाद में, और इजमा के द्वारा जो है रूल्स और रेगुलेशन बने हैं. आपने इजमा पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में. इजमा मीन्स वहां जहां पे जूरिस्ट एक मत होके यूनानिमसली, मेजोरिटी से नहीं बल्कि यूनानिमसली डिसाइड करते हैं, और उन्होंने हर काल में जो है यूनानिमसली डिसाइड करके वक्फ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए. खैर, ये सिंपल सी थोड़ी सी बैकग्राउंड था. नाउ आई केम टू हमारा जो मेन पोर्शन है, दैट इज व्हाट इज वक्फ. हाउ कैन वी डिफाइन वक्फ, और वक्फ क्या होते हैं. जैसे बोला कि प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर देते हैं, उससे होने वाली आय को जो है गरीबों के लिए काम में लाया जाता है. वक्फ की अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे यहाँ जो है अब्बू यूसुफ की डेफिनेशन ज्यादा फॉलो की जाती है. अब्बू यूसुफ की डेफिनेशन, बच्चों आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो एक दो डेफिनेशन जरूर याद रखें. सब याद नहीं रखनी है, बस नेचर ऑफ मैरिज में जो है आप 5-6 डेफिनेशन याद रखें, और जहाँ नेचर पूछा जाता है, नेचर ऑफ मैरिज और नेचर ऑफ डोवर, इसके अंदर आपकी जरूर डेफिनेशन 4-5 डेफिनेशन से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर उसका प्रकृति कैसी है. बाकी सारे सब्जेक्ट में एक या दो डेफिनेशन इज इनफ. आप 2 डेफिनेशन याद रखें, और वर्ड टू वर्ड याद करने की भी जरूरत नहीं है. आप जस्ट आपको उसका जिस्ट याद होना चाहिए कि इसने ऐसा कहा. तो अब्बू यूसुफ कहते हैं कि वक्त को जो है किसी वस्तु को जो है ईश्वर के स्वामित्व में समर्पित कर देना, और वो उस प्रकार से उसको डिटेन करते हैं या उस ईश्वर को इस तरह से समर्पित करते हैं कि उसका जो लाभ होता है वो मानव को या मानव हित के लिए प्रयोग में किया जा सके. मीन्स एनी प्रॉपर्टी we can work is the detention of a thing in the implied ownership of Almighty God in such a manner that his profits may revert to or be applied to benefits of his creature. तो अब्बू यूसुफ की डेफिनेशन यू विल गेट इन योर बुक, और इन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो आप लिख लें, बस आप नाम लिख लें कि अब्बू यूसुफ की डेफिनेशन लिखनी. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? डिटेंशन ऑफ अ थिंग इन द ऑनरशिप ऑफ एम्प्लॉयड इन द ऑनरशिप ऑफ अलमाइटी गॉड. भगवान में अपनी संपत्ति को समर्पित कर देना, और इस तरीके इन सच ए मैनर दैट प्रॉफिट्स, जो इसका लाभ है, रिवर्ट टू और बी अप्लाइड टू द बेनिफिट ऑफ हिज क्रीचर्स, उसके बंदों में उसके लाभ को जो है वापस लगाए जा सकते. एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वक्फ डिफाइन किया गया था
मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में, और फिर बाद में इसको डेफिनेशन को और थोड़ा रिफाइन करके डिफाइन किया गया था वक्फ एक्ट 1954, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट है वक्फ एक्ट 1954। इसकी डेफिनेशन हम याद करेंगे। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन, वक्फ का मतलब, अब इस डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे इस डेफिनेशन से ही हम अपने जो है एलिमेंट्स निकालेंगे। तो बच्चों, the work means the permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious or charitable. I'll make clear. Work means that permanent dedication by a person, permanent dedication किसके द्वारा? By a person. Who is that person? By a person professing Islam, जो इस्लाम को मानता हो। मतलब किसी संपत्ति का जो है परमानेंट डेडिकेशन अगर हम कहें, वो का अर्थ है कि इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य धार्मिक, पवित्र या खैराती उद्देश्यों के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण। तो ये है कि किसी भी संपत्ति, वर्क मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन, मतलब स्थायी समर्पण किसके द्वारा? बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, जो इस्लाम को मानता हो। किसका? ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मूवेबल चल और अचल संपत्ति दोनों आते हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम विधि के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, मुस्लिम विधि के द्वारा क्या कहेंगे, मुस्लिम विधि जो है के अंतर्गत मान्य हो, मुस्लिम विधि के अंतर्गत मान्य हो। एज कैसे? एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। बच्चों ये तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना, जो पवित्र हो, पायस, रिलीजियस धार्मिक हो, एंड चैरिटेबल जो पुण्यार्थ हो या धर्म, ठीक है। तो एनीथिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी मुसलमान व्यक्ति समर्पित कर सकता है पवित्र, धार्मिक और पुण्यार्थ के लिए अपनी जो संपत्ति को हमेशा के लिए दान कर सकता है इन द नेम ऑफ गॉड। परमानेंट डेडिकेशन इसको अब इस डेफिनेशन से हम तीन एलिमेंट जो वक्फ के एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वक्फ में आता है, व्हाट इज वक्फ, डिफाइन वक्फ एंड डिस्कस इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वक्फ। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वक्फ को या उनके जो है आवश्यक तत्वों को जो है आप डिस्क्राइब करें। तो दो डेफिनेशन, अबू यूसुफ की डेफिनेशन हमने पढ़ी और वक्फ एक्ट 1954 की डेफिनेशन। नाउ वी कम टू द एसेंशियल ऑफ वक्फ। वक्फ जो है सुन्नी और शिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बीच बीच में करते जाएंगे। द एसेंशियल ऑफ वैलिड वक्फ के लिए जो चाहिए होता है सुन्नी के अंदर, वो है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने पढ़ा था द परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी अचल और चल संपत्ति। दूसरा जो है वकीफ जो है वक्फ करने वाला है, अ पर्सन, वक्फ करने वाला कौन? द पर्सन मस्ट हु प्रोफेस इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। और तीसरा जो है जो उद्देश्य होगे वो मुस्लिम विधि के द्वारा मान्य हो। तो तीन है, स्थायी समर्पण जो इस्लाम धर्म को मानता हो, डेडिकेशन जो है बाय अ पर्सन हु इज प्रोफेसिंग इस्लाम धर्म, एंड थर्ड जो उद्देश्य है। तो फर्स्ट जो हमने एसेंशियल एलिमेंट लिया उसको हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक डेफिनेशन, देन थ्री एलिमेंट्स, और नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट एलिमेंट। जो पहला एलिमेंट है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। जो पहला वैलिड जो वक्फ को बनाता है वो परमानेंट डेडिकेशन मीन्स इसमें तीन चीजें आती है कि पहला तो है कि देयर मस्ट बी डेडिकेशन, वहां पे समर्पण होना चाहिए। दूसरा, और ये जो समर्पण है वो परमानेंट होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। और तीसरा जो है किसी भी संपत्ति का हो सकता है। समर्पण से मतलब है कि वो घोषणा कोई प्रारूप नहीं है, ये जो डिक्लेरेशन करेगा अपनी प्रॉपर्टी का, ये ओरल और राइटिंग दोनों में हो सकता है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म वक्फ को कि भाई मैं ये कहता मैं ये संपत्ति वक्फ के लिए देता हूँ या इसको वक्फ इज देयर एनी प्रॉब्लम? साउंड में किसी ने बोला है कि मेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। No, ma'am. Sorry, your sound is clear. But some are saying attack आ रही है। Anyway, he may have a problem. Anyway, तो फर्स्ट इज मतलब डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन समर्पण।
वो कंप्लीट होना चाहिए और उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं रिक्वायर्ड होती है, ना तो कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है कि उसमें हमको लिखना पड़े या लिख के दें. इट मे बी इन राइटिंग और इट मे बी इन ऑरल. देखो मुस्लिम लॉ में बहुत सारी चीजें ऑरल होती हैं, तो ये ऑरल भी हो सकता है. देन अब इसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लिखो कि ये वक्फ के लिए है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा लिखना वक्फ के लिए, पर आपका इंटेंशन, वो आगे बताऊंगी, ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि आप वक्फ के लिए दे रहे हैं. तो डेडिकेशन है सही और घोषणा की जा सकती है. अच्छा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट कंपल्सरी, बट शिया में डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज कंपल्सरी. जैसे गिफ्ट में होता है वैसे ही शिया के अंतर्गत अगर वक्फ बनाते हो तो डिक्लेरेशन से नहीं होगा, आपको डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी देना होगा. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है शिया और सुन्नी में. देन सेकंड इज जो कंपल्सरी एलिमेंट है दैट इज डेडिकेशन मस्ट बी परमानेंट. अब आपने डिक्लेरेशन कर दिया, मैंने वर्क दिया है, तो ये जो है डेडिकेशन, ये जो स्थायी होना चाहिए. समर्पण अस्थायी नहीं होना चाहिए कि कुछ समय तक आप जो है ये ले लो और कुछ समय तक ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये कुछ समय तक तो लोगों के भले के लिए काम आएगी, फिर उसके बाद ये जो है वापस मेरे वारिसों में चली जाएगी, मैं इसका वापस होना बन जाऊंगा. ऐसा नहीं, एक बार अगर आपने वर्क कर दिया then it is completely in the name of God. अब है then प्रॉपर्टी टेंजिबल होनी चाहिए. जो प्रॉपर्टी को मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी टेंजिबल. जो मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल दो प्रॉपर्टीज होती हैं. इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज में आती है. टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हम छू सकते हैं, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है. तो प्रॉपर्टी जो है टेंजिबल होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए इट इज फॉर द परपेचुइटी, मींस इट्स फॉर द लॉन्ग टाइम. लॉन्ग मींस इट्स इमेमोरियल टाइम. देन थर्ड पॉइंट जो है, डेडिकेशन जो है ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डेडिकेशन मस्ट बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी. देन एनी, वापस मैंने, अच्छा वो पहले में हो गया, पहले परमानेंट है, सेकंड है एनी प्रॉपर्टी दैट इज टेंजिबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जो कंज्यूम की जा सकती है. तो ये तीन चीजें जो है प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट उसमें आएगी परमानेंट हो. फर्स्ट इज डेडिकेशन होना चाहिए, सेकंड इज परमानेंट होना चाहिए, एंड थर्ड इज किसी भी संपत्ति का हो सकता है. अब प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? टेंजिबल तो ठीक है, मूवेबल, पर किसकी? खुद की. वक्फ ऑनर होना चाहिए. वकीफ जो प्रॉपर्टी वक्फ करेगा उसका वो खुद ऑनर होना चाहिए, यूं नहीं कि किसी और की प्रॉपर्टी को वो जो है वक्फ कर दे. ठीक है, ही मस्ट बी द ओनर. अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम कई बार आती है कि एक आदमी है, एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसने अपनी संपत्ति को किसी के मॉर्टगेज कर रखी है. मॉर्टगेज मतलब किसी के गिरवी रख रखी है, बंधक बना रखी है उस संपत्ति को, और वो उस प्रॉपर्टी का वक्फ करता है. तो क्या ये वक्फ वैलिड होगा? एक क्वेश्चन है. दूसरी बात, और इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि जिसको वक्फ ए व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को बी के वहां पे प्रॉपर्टी को, हाँ जी, दोनों क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसका आंसर देना. पहला तो कि ए ने अपनी संपत्ति को बी के यहाँ पे मॉर्टगेज रख रखा है, मतलब बंधक बना रखा है, और उस संपत्ति का वो वक्फ कर देता है. फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ए ने अपनी संपत्ति को बी के यहाँ पे बंधक बना रखा है, और बी जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं, उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी पे उसका पोजेशन है, और वो इस प्रॉपर्टी को जो है इस प्रॉपर्टी का वक्फ बनाता है. तो कौन सा वक्फ वैलिड होगा? मैम जिस सेकंड वाले केस में जिसमें पोजीशन है, और कोई? क्योंकि फर्स्ट वाले में तो शायद से मे बी रखा है वो उसको वक्फ में दे सकते हैं. मैंने यहाँ बोला ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ऑनर जो होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा. तो हु इज द ओनर? ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन ही कैन ओनली मेक द वर्क, वी कैन नॉट मेक द. ओके, आई थिंक जब वो उसको नहीं कर पाएगा, जो भी बाद में जो भी हो टेक्निकलिटी, पर जहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑनर ये है, सिर्फ उसका पोजीशन है उसके ऊपर, ही इज नॉट द ओनर, ही इज हैविंग द पोजीशन ओनली. तो पोजीशन वाला नहीं, जो ओनर होगा प्रॉपर्टी का वही वक्त कर पाएगा. आई थिंक आई मेड इट क्लियर.
मुस्लिम but लॉ में तो first वाले पोजीशन case से ही में- वो उसके ऑनर हो जाते हैं। हम्म मुस्लिम लॉ में मैम पोजीशन ले लेना इट मींस उसके ऑनर हो गए ना। पोजीशन मीन्स यूं नहीं, बंधक रखते ना, मॉर्टगेज की बात कर रही हूँ मैं। मॉर्टगेज जैसे अपन कोई बंधक रख देते हैं किसी का, मतलब पेपर जैसे मकान है, आई मीन टू से उस वे से, जैसे मकान है, मकान के पेपर हमने कहीं गिरवी रख दिए, ओके ओके। तो तो वो मैम गिरवी इसके रखने लिए को वो कंसेंट चाहिए होगा ना ओनर का, अगर गिरवी है तो? नहीं, पर वो बना ही नहीं सकता ना, ही मस्ट बी द ऑनर, ऑनर होना चाहिए। अब बाद में मान लो गिरवी नहीं रख पाया और वो ट्रांसफर कर देता है उसको प्रॉपर्टी, मतलब गिरवी रख पाया फिर वो पैसा नहीं चुका पाया और उसने उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो कर सकता है। मतलब कहने का यहाँ पे है कि वो ऑनर होना चाहिए, बस एक बात आप ध्यान लेके चले कि वो ऑनर होना चाहिए, ठीक है? बस। ओके। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली है कि ही मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। देन सेकंड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड जो था कि द पर्सन हु इज, सेकंड पॉइंट इज बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग मुसलमान फेथ, जो किसके द्वारा प्रॉपर्टी होगी? जो मुसलमान फेथ या मुस्लिम फेथ में बिलीव करता है। इट मीन्स इट्स वेरी क्लियर दैट वर्क कैन ओनली बी मेड बाय द मुस्लिम पर्सन, ठीक है? अ पर्सन मीन्स मुस्लिम पर्सन। यहाँ पे अगर हम पर्सन की बात करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? ही मस्ट बी मेजर एंड साउंड माइंड पर्सन। तो कोई भी मेजर मीन्स 18 ईयर अबव, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, और जो साउंड माइंड है वो अपनी संपत्ति का वक्फ कर सकता है। यहाँ कई वही मैंने जब कल बिल में भी पूछा था, यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस प्रॉब्लमेटिक इसमें आता है इस तरह से कि एक जो है माइनर है वो वक्फ करना चाहता है, अपनी संपत्ति का वक्फ कर देता है, बट ही गेट द कंसेंट फ्रॉम, और कंसेंट जो उसकी गार्जियन दे देते हैं, तो क्या ये वक्फ वैलिड होगा? नहीं, ऐसा वक्फ वैलिड नहीं होगा। बस इसमें दोनों हैं, 3 बातें होनी चाहिए कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और इस्लाम धर्म को मानने वाला होना चाहिए, प्रोफेसिंग द इस्लाम धर्म। थर्ड है, अच्छा बच्चों, कई बार ऐसा है, कई जगह कुछ हाई कोर्ट के केसेस है, ये लॉ नहीं है पर अथॉरिटीज कई बार ऐसी आई हैं कि कई नॉन मुस्लिम ने भी जो है वक्फ किया है, पर वो वक्फ जो है रिलीजियस नेचर का नहीं होगा, उसमें मुस्लिम फ्लेवर होना ही चाहिए। वक्फ कैसे? मतलब किसी स्कूल खुलवा दी मुस्लिम्स के लिए, जैसे किसी मुस्लिम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ जो है वहाँ के टीचर्स के लिए कुछ दे दिया, ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जिससे उनकी जो है आय दी जा सके। तो ऐसे वक्फ नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, बट उनका जो फ्लेवर है वो मुस्लिम होना चाहिए। ये कई अथॉरिटीज में है, पर लॉ ये कहता है कि जो वक्फ बनाए वो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है द पर्सन हु इज प्रोफेसिंग इस्लाम फेथ। द पर्सन हो गया। एंड देन थर्ड जो सब्जेक्ट है, थर्ड जो है इसका एसेंशियल है, वो है फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। अब एनी पर्पस, किस पर्पस के लिए वक्फ बनाया जाता है? वो पर्पस जो मुसलमान धर्म के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, धर्म जो है उसको मुस्लिम फेथ जो है उसको रिकॉग्नाइज्ड करता हो। जो भी चीज मुस्लिम फेथ के अगेंस्ट होगी वो वक्फ नहीं बनाया सकते। जैसे कोई पायस, पवित्र, पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। और दूसरा ये है, अब यहाँ पे क्लियर कट डेफिनेशन, क्लियर कट कहीं पे भी डिमार्केशन नहीं है कि किसको हम पवित्र मानेंगे, किसको हम धार्मिक मानेंगे, किसको पुण्यार्थ मानेंगे। अब कई जो है केसेस, जो कोर्ट के सामने केस आए, उन केस के सामने से कुछ चीजों को डिमार्केट किया गया और एक लिस्ट बनाई गई कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये मुस्लिम लॉ में वैलिड ऑब्जेक्ट है जिनके लिए वक्फ बनाया जा सकता है। एंड वो एक लिस्ट दी गई है, आपकी बुक में भी आप पढ़ना, देयर इज लिस्ट। कई बार ये लिस्ट जो है पूछी जाती है, तो आप 5-6 जो नाम है याद कीजिएगा। जैसे कि वक्फ जो बनाए जाते हैं कि मस्जिद या उसके मस्जिद के काम करने के लिए वक्फ बनाया जा सकता है। किसी इमाम बाड़ा को रिपेयर, इमाम बाड़ा होता है प्राइवेट प्लेस होती है जहाँ प्रेयर होती है, तो इमाम बाड़ा को रिपेयर करने के लिए वक्फ बनाया जा सकता है।
खानका को मेंटेन करने के लिए वक्फ बनाया जाता है, खानका होती है, मैं आगे सारे पढ़ाऊंगी आपको। खानका जो जैसे हिंदुओं में मठ होता है वैसे मुस्लिम में खानका होती है। तो खानका के मेंटेनेंस के लिए, मस्जिदों में दिए मतलब लैंप्स जलाने के लिए, किसी कुरान को प्राइवेट हाउस में कुरान पढ़ाने के लिए, गरीब लोगों की सहायता के लिए, फकीर को पैसे देने के लिए, ऐसे कई एक लॉन्ग लिस्ट है जो आप बच्चों जो है आपको सराय बनाने के लिए। हाँ मैम, तो बेसिकली कह सकते हैं कि वक्फ को मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज में लिया जाता होगा। एग्जैक्टली, द मेन ऑब्जेक्ट जो है वैसे पब्लिक वेलफेयर ही है, पर अब इसको Yes, ma'am. मतलब तीनों आ गए ना, मतलब पायस और जैसे हम चैरिटेबल कहते हैं तो चैरिटेबल मीन्स पब्लिक वेलफेयर, पायस मीन्स जो पवित्र उद्देश्य, अपवित्र उद्देश्य से पब्लिक वेलफेयर नहीं होना, और रिलीजियस क्योंकि मुस्लिम है तो ये मुस्लिम फ्लेवर चाहते हैं। तो ये तीनों जो है कंसेप्ट इसमें होने। बेसिकली वक्फ वही है, आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है गॉड को गिफ्ट कर देते हो इन द नेम ऑफ गॉड, और वो गिफ्ट जो है इरिवोकेबल होता है, फिर कभी भी वापस नहीं आता, और उस प्रॉपर्टी से जो आय होगी वो जो है आप उस आय से जो आप अपने पब्लिक वेलफेयर की बातें करोगे। अच्छा, एक गिफ्ट और भी दिया जाता है गॉड को, सदका। डू यू हैव एनी डिफरेंस बिटवीन वक्फ एंड सदका? गिफ्ट में पढ़ा होगा ना सदका, और वक्फ भी पढ़ा होगा गिफ्ट के दौरान थोड़ा सा। चलिए, सदका जो है वो भी प्रॉपर्टी जो है अल्लाह के नाम की जाती है, बट वहां पे प्रॉपर्टी पूरी कंज्यूम हो जाती है, वक्त में प्रॉपर्टी कंज्यूम नहीं होती। आई गिव एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर करूं। सपोज करो कि मैं 10,000 रुपए का सदका करती हूँ और एक 10,000 रुपए का वक्फ करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि 10,000 रुपए से कुरान खरीद के लोगों को बांटी जाए। मैं 10,000 रुपए का सदका करती हूँ कि कुरान खरीद के लोगों में बांटी जाए। तो 10,000 रुपए का जो सदका किया गया उसमें है कि 10,000 रुपए से कुरान खरीद दी गई और वो लोगों में बांट दी गई। तो मीन्स होल जो वो दिया तो पाया सब्जी उसके लिए है, अल्लाह के उसमें गिफ्ट किया, परंतु उससे वो कंज्यूम हो गया। अब वक्फ अगर मैं करती हूँ कि 10,000 रुपए का मैं वक्फ करती हूँ और इससे कुरान जो है लोगों में बांटे, तो वो 10,000 से जो प्रॉफिट प्राप्त होगा मुझे, ये 10,000 वैसे का वैसा जो है गॉड के नाम में बंधा हुआ रहेगा, और इससे जो प्रॉफिट होगा उससे मैं कुरान खरीद खरीद के लोगों में बांटती जाऊंगी। समझ में आइए, ये बेसिक डिफरेंस है वक्फ और सदका। और वक्त भी समझ में आ गया, प्रॉपर्टी जो है कंज्यूम नहीं होती, प्रॉपर्टी जो है पूरी की पूरी गॉड के नाम में बंधी हुई होती है। उससे जो फ्रूट होता है, उससे जो यूजुफ्रुक्ट आता है, या उससे जो भी इनकम होती है वो मेंटेन करने के काम आती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वक्त का। तो मैम वक्फ में उस प्रॉपर्टी का फिर ओनर कौन रह जाता है वक्फ करने के बाद? ऑनर गॉड है, मैंने यही तो कहा, द नेम ऑफ ऑनरशिप ऑफ द गॉड। फिर इसको मेंटेनेंस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एक पूरा सिस्टम है, पूरा वक्फ को मेंटेन, इसलिए वक्फ बोर्ड बनता है, मुतवली होते हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वक्फ जो है ऑनर, उसका वक्फ का ऑनर हमेशा गॉड होता है, फिर वो दूसरों के द्वारा मेंटेन होती है। गॉट इट? तो कई बार जो है अच्छा, ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, इन ऑब्जेक्ट की जो है वो ऐसे जो पायस हो, चैरिटेबल हो, रिलीजियस होने चाहिए। पर कई बार इनवैलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो जो है वो पर्पस रिकॉग्नाइज नहीं होते मुस्लिम, इसलिए ऐसे का वक्फ नहीं किया जा सकता। जैसे अगर वक्फ करता है कोई मुस्लिम व्यक्ति, वक्फ करता है कि मैं चाहता हूँ चर्च और मंदिर बनाया जाए, तो ये प्रोहिबिटेड है मुस्लिम लॉ के द्वारा, तो इसलिए ऐसा वक्फ नहीं होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट अगर अनसर्टेन हो, तो वो भी ऑब्जेक्ट अगर उस वर्क का कोई अनसर्टेन हो, जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं दिखती है, तो वो भी इनवैलिड वर्क होगा। अगर वर्क सिर्फ अमीर लोगों को फायदे के लिए होगा तो इनवैलिड। मतलब जहाँ पे भी पायस या पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं आएगी, जैसे बोला चैरिटेबल बात नहीं आएगी, तो वो वक्फ इनवैलिड होगा। और ये डिपेंड करता है बच्चों सिचुएशन टू सिचुएशन और केस टू केस और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। वी कांट मेक अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन ऐसे, तो डिपेंड करता है कि वर्क की लैंग्वेज क्या थी और वर्क किस तरीके से बनाया गया। पर मोटे तौर पे द ऑब्जेक्ट वैलिड होना चाहिए। वैलिड ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज करता है। इनवैलिड ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैंने कहा था ऑब्जेक्ट मस्ट बी सर्टेन, ऑब्जेक्ट जो है सर्टेन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सर्टेन नहीं होता है तो इनसर्टेनिटी के चलते वक्फ जो है वैलिड नहीं होगा, और वो वक्फ की प्रॉपर्टी वापस उस वक्फ करने वाले के प्रॉपर्टी जो है उस वक्फ करने वाले के परिवार में डिवॉल्व हो जाएगी।
कई बार होता है कि वक्फ की लैंग्वेज थोड़ी सी एम्बिगियस होती है पर उसका इंटेंशन क्लियर होता है। जहाँ पे इंटेंशन क्लियर हो, सर्टेनिटी शो होती हो वक्फ की, तो वो वक्फ वैलिड होगा। मतलब कहने का जहाँ पे भी थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी हो, जहाँ हम नहीं समझ पा रहे कि वक्फ किस उद्देश्य के लिए किया गया है, तो वैसे वक्फ को जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर जहाँ कई बार तो वक्फ का बिल्कुल पूरा ऑब्जेक्ट ही अनसर्टेन होता है। कई बार जो होता है 75% सर्टेन होता है, 25% सर्टेन नहीं होता। तो जो सर्टेन नहीं है उस वक्त क्लियर कट लगता हो कि भाई हाँ ये जो है प्रॉपर्टी का है ये 25% है, तो उस 25% या जो भी इनवैलिड ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी वापस वकील के परिवार में चली जाएगी, और जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है, सर्टेन है जिस ऑब्जेक्ट वक्फ का, वो प्रॉपर्टी का वक्फ बनेगा। और कहीं पे लाइन जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है पर कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं ऑब्जेक्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहे कि मैं वक्फ करता हूँ कि गरीब बच्चे पढ़े, पर अमीरों को भी पढ़ाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि वो गरीब बच्चों को, नहीं गरीब बच्चे पढ़े और अमीर बच्चों को भी जैसे अमीर बच्चों के लिए भी उसने कुछ लिख दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेन अमीर बच्चों के लिए है, हल्की सी अनसर्टेनिटी है, बट गरीब बच्चों को पढ़ाना ये क्लियर कट है। तो ये पूरा का पूरा वक्त जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हो जाए। मतलब वो केस के हिसाब से देखा जाएगा अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी। पर यह है कि मोटे तौर पे हमेशा हम सर्टेनिटी की देख के और वक्फ को मैंने, अब कई बार होता है कि वक्फ का ऑब्जेक्ट फिक्स होता है और वो वक्फ का ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे में वक्फ का क्या करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने कहा कि मैं ये वक्फ करता हूँ कि इस मोहल्ले के सभी बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाए, मतलब प्रौढ़ शिक्षा के लिए उसने वक्फ किया है। अब उस वक्त से जो है पढ़ाया, बुजुर्ग लोग सारे वहां पे पढ़ लिख लिए, अब जो ऑब्जेक्ट था उस वक्त वो कंप्लीट हो गया, तो क्या अब वक्त इनवैलिड हो जाएगा? नहीं। तो कंप्लीट मतलब प्रौढ़ शिक्षा वहां कंप्लीट हो गई, वक्फ का जो उद्देश्य था प्रौढ़ शिक्षा करना उस मोहल्ले में, तो वो हो सकता है वक्फ को और एक्सटेंड कर दे, दूसरे मोहल्ले में भी कर सकते हैं, या फिर वो ये करे कि उस मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। तो वक्फ का उद्देश्य जो है करीब, जो उसके करीब हो उसके पास ले जाया जा सकता है, जहाँ कंप्लीट हो गया हो वक्फ का उद्देश्य, जब कंप्लीट हो गया हो तो उस वक्फ को उसके पास वाले वक्फ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस तरह के कन्वर्जन को हम जो है डॉक्ट्रिन से जानते हैं, दैट इज नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। कई बार शॉर्ट नोट आता है इस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। गॉट इट बच्चों? ऐसे ना बिना ब्लैक बोर्ड पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, मेरा मतलब सिंपल बिना किसी को देखे और बस ब्लैंक के सामने बोले जाओ। I hope I'm making my point clear and आप समझ पा Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन इसमें कुछ बच्चों आप जब लिखो तो एक एक केसेस आप अपने हिसाब से भी लिखते जाना। जैसे मेरे को कई केस आपको बताने भी थे बट बीच बीच में मैं भूल गई कि पहले मैंने बोला था एक केस आप लिखना, द्वारका दास वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड, एक केस ही लिखना जो प्रॉपर्टी से संबंधित था। मैंने यहाँ पे बोला था आपको पहले द्वारका दास वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड। इसमें था कि एक लैंड थी जो रिजर्व कर रखी थी ग्रेवयार्ड फॉर मुस्लिम के लिए, और वो लैंड जो है लाइसेंसी, मतलब जो लैंड जो है लाइसेंस पे दी गई थी, प्रॉपर्टी राइट जो है उस मुस्लिम्स का नहीं था। तो बाद में मुस्लिमों ने उस पर दावा किया, तो कोर्ट ने कहा क्योंकि इसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डेडिकेटेड है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी राइट किसी और के पास है, इसलिए ये जो है वक्फ नहीं बनाया जा सकता। तो ये उसके द्वारका दास वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड का केस है। देन सेकंड केस आई वांट टू मेंशन यू द रिकॉग्नाइज्ड जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कि जुल्फिकर अली वर्सेस नबी बख्श, जुल्फिकर अली वर्सेस नबी बख्श।
कि उसमें था कि उसने अपनी दुकानों से होने वाली आय को उसने उस पे वक्फ किया था और कहा था, यस किस्मत बानो, मैम जुल्फिकार अली वर्सेस नबी बख्श। जी। तो इसके अंदर उसने अपनी जो दुकान थी, दुकानों की जो आय हो रही थी उसका वक्फ किया था और उसने कहा था कि ये जो है मस्जिदों की रख रखाव के लिए रखा जाएगा। उसमें से अगर कुछ बचता है तो मुतवली जो है उनको पेमेंट दिया जाएगा। मुतवली वो होते हैं जो वक्फ की रख रखाव करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूरा मुतवली, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वक्फ का, वन ऑफ द जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वक्फ। तो मुतवली जो रख रखाव करते हैं उनके रिम्यूनरेशन के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि इसका इंटेंशन, मतलब ये जो ऑब्जेक्शन था तो क्लियर नहीं है कि बच जाए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका इंटेंशन बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर के लिए है और बिल्कुल इंटेंशन क्लियर है कि पहले तो रख रखाव मस्जिद का होगा और मस्जिद के रख रखाव में कुछ बच जाता है, कभी कभार बच जाता है, तो वो मुतवली को दिया जा सकता है, इसलिए ये वैलिड वक्फ है। तो आप जब भी लिखें, आप अपने जब बुक पढ़ें, आप जब नोट्स लिखें, तो आप देखें जो पॉइंट एक हमेशा बुक में एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखते हैं, जरूरी नहीं बहुत सारे केसेस लिखें। ज्यादातर बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए होता है कि पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट में एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें, उसके नीचे एक एक केस लिखते जाएं। केस में क्या हुआ क्या नहीं लिखना है, बस सिंपल ये लिखना है कोर्ट ने क्या कहा, नेम एंड कोर्ट ने कहा क्या कहा। और बच्चों, साइटेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साइटेशन आपको नहीं याद रहेगा, इसलिए अपने सिर्फ नाम याद रखें और कोर्ट ने कहा, दैट्स ऑल। देन डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में केस है कुलसुम बीबी वर्सेस गुलाम हुसैन। कुलसुम बीबी वर्सेस गुलाम हुसैन। जहां इसमें यही है कि ऑब्जेक्ट अगर वर्क का कंप्लीट हो गया हो और तो जो उसके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट हो उसमें वर्क के इनकम को यूज कर देना चाहिए। तो इस केस में ऐसा कहा गया था। ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसी केस का था। देन लीगल इंसिडेंट ऑफ वर्क। जो लीगल इंसिडेंट ऑफ वर्क मतलब ये इसकी, जैसे हम कहते हैं ना शादी निकाह करोगे तो लीगल इंसिडेंट मेहर है, ऐसे ही वर्क करेंगे तो ये जो है इसके विधिक इंसिडेंट होंगे, मतलब ये है ही है। अगर वक्फ करा है तो ये चीजें होनी ही चाहिए, ये होगी ही होगी। अगर निकाह किया तो मेहर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे निकाह कंप्लीट हुआ हो, मतलब पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ हो नहीं हुआ हो, तो मेहर मिलेगा। इनवैलिड अगर निकाह शून्य भी है तो भी मेहर मिलता है। इसी तरह से वक्फ अगर करा है तो ये चार चीजें जो है, तीन चार चीजें होगी ही होगी। दैट इज इरिवोकेबिलिटी। पहला जो लीगल इंसिडेंट है दैट इज इरिवोकेबिलिटी। इरिवोकेबिलिटी मीन्स जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, दैट इज दिट कैनॉट बी रिवोक। मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रतिसंहरणीयता। तो इरिवोकेबिलिटी, अप्रतिसंहरणीयता मतलब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, इसको वापस रिवर्ट नहीं किया जा सकता। एक बार आपने वक्फ बना दिया तो वो वक्फ जो है परमानेंट हो गया, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। अगर वक्फनामे में, वक्फ बनाते हुए आपने अगर वक्फनामे में कोई कंडीशन लगा दी है, कहा कि जो है कि वक्फ की कोई भी कंडीशन की इसको वक्फ को जो है रिवोक किया जा सकता है बाद में, अगर ऐसा कहीं लिख दिया है तो वो वक्फ शुरू से ही शून्य होगा। मेक इट क्लियर। वक्फ अगर बनता है तो वो इरिवोकेबल होता है। अगर वक्फ बनाते वक्त कहीं ऐसी कंडीशन लगा दी कि इसको वकीफ या बाद में ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो इसको रिवोक किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन रिवोक करने की बात कहीं वक्फ में या वक्फनामे में कहीं लिख दी गई है या बोल दी गई है तो वो वक्फ शुरू से ही शून्य होगा, वो वॉइड एमनेशिया होता है। जैसा कि अब्दुल सत्तार वर्सेस एडवोकेट जनरल ऑफ बम्बई के केस में हुआ था। अब्दुल सत्तार वर्सेस एडवोकेट जनरल ऑफ मुंबई। ठीक है। देन टेस्टामेंट्री वक्फ भी होते हैं, वो वही है कि The case ma'am. Yes ma'am. अब्दुल सत्तार वर्सेस एडवोकेट जनरल ऑफ मुंबई।
बच्चों ये सब बहुत पुराने केस हैं, क्योंकि उसी में ये सारे डिसाइड हुए थे। अब तो वो जो अथॉरिटी डिसाइड हो गई वही चली आ रही है। देन कई बार आता है कि टेस्टामेंट्री वर्क, इसी के अंदर टेस्टामेंट्री वर्क भी पूछा जाता है। तो टेस्टामेंट्री वर्क कुछ नहीं है, वो टेस्टामेंट्री वर्क जो है वो वर्क जो विल करके चला जाता है कि मेरे मरने के बाद ये वर्क बनेगा। और टेस्टामेंट्री वर्क को रिवोक किया जा सकता है। टेस्टामेंट्री वर्क को तो रिवोक किया ही जा सकता है। रिवोक मीन्स टेस्टामेंट्री वर्क मरने से पहले कितनी बार वो मान लो लिख दे कि मैं वर्क करता, फिर कहते अच्छा मैं नहीं करता हूँ या कुछ, तो टेस्टामेंट्री वर्क को रिवोक किया जा सकता है। कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसको लिखेंगे भाई वो अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उसको कितनी बार भी रिवोक किया जा सकता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। और ये बात ध्यान रखें कि उसके अंदर अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि वर्क को रिवोक किया जा सकता है तो वो वर्क बनेगा ही नहीं। देन सेकंड लीगल इंसिडेंट है परपेचुटी, कि एक बार अगर वर्क बन गया तो ये परमानेंट है किसी भी सूरत में, इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन थर्ड है इनएलिएनेबिलिटी। इनएलिएनेबिलिटी मतलब कि अहस्तानीय, नॉन ट्रांसफरेबल। इसको जो है कहीं पे भी जो है इसको एक बार वर्क बन गया तो ना तो इसको आप बेच सकते हो, ना एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी इसको जो है आप सेल नहीं कर सकते। किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांजेक्शन जो प्रॉपर्टी के साथ होती है वो नहीं की जा सकती। बट देयर आर टू एक्सेप्शन, ठीक है। तो इट इज इनएलिएबल, मतलब इनएलिएनेबल बिकॉज इट कैनॉट बी ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। बट कुछ परिस्थितियों में देयर आर सम कंडीशन जहाँ पे इसको ट्रांसफर कुछ जो है लीज वीज दिया जा सकता है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जो है इसको मान लो कि वर्क बनाया हो और वर्क में मेंटेन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो कोर्ट की परमिशन से जो मुतवली होता है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है मुतवली, वो इसको कुछ पोर्शन इसका सेल कर सकता है, इसको मॉर्टगेज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर टू मेंटेन दैट वक्फ। वक्फ को मेंटेन करने के लिए, और अगर आय नहीं हो रही हो उससे तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ पोर्शन का ये ट्रांजेक्शन कर सकता है, बट इट शुड बी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देन सेकंड, मान लो वो किसी लैंड का किया गया है, एग्रीकल्चर लैंड का किया गया है, तो ऐसे वक्त को तो मुतवली तो उस एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे लैंड के लिए जरूरी है कि वो लीज पे दे सकता है एग्रीकल्चर लैंड को 3 वर्ष तक, या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको 3 साल तक दे सकता है। दूसरी अगर कोई है लैंड तो उसको 1 साल तक के लिए वो जो है लीज पे दे सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये जो दो है ये ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, अदरवाइज वर्क की प्रॉपर्टी में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। देन आई होप क्लियर होता जा रहा है। कुछ कुछ नहीं होगा तो बच्चा अपन यही है हम लोग, आप जब भी कुछ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। देन एक जो है एब्सोल्यूटनेस, जो फोर्थ जो इसका लीगल इंसिडेंट है एब्सोल्यूटनेस, वही परपेचुटी, मतलब एब्सोल्यूट होता है, इसके साथ कोई टर्म्स कंडीशन कंटीजेंसी नहीं अटैच होगी, एंड इट इज फॉर द पायस चैरिटेबल एंड यूज ऑफ यूजुफ्रक्ट। इसका हमेशा यूजुफ्रक्ट जो उसका इनकम होगी, जो उसका फलोपभोग हुआ उसका यूज होता है। वर्क के साथ भी आता है डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा, जैसे कल गिफ्ट में पूछा था वही गिफ्ट वाली बात है कि डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा में अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। मूशा का मतलब होता है अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का किया जा सकता है। तो अगर वर्क मूशा के साथ गिफ्ट ऑफ मूशा, मतलब सॉरी मूशा की प्रॉपर्टी का वर्क करते हैं तो वो वैलिड होता है, गिफ्ट नहीं होता। पर फिर भी अगर प्रॉपर्टी डिविजिबल है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, अगर प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता है तो उसको डिवाइड करके ही जो है आपको वक्फ करना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी अनडिविजिबल है तो उसको ऐसे ही वक्फ किया जा सकता है। एक केस लिखे इसमें, गयासुद्दीन वर्सेस अल्लाह ताला वक्फ मुसम्मा। गयासुद्दीन वर्सेस अल्लाह ताला वक्फ मुसम्मा।
इसमें गिफ्ट ऑफ वक्त जो है मूषा का वक्त बनाया गया था, जैसे मॉस्क और ग्रेवयार्ड साथ में प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, उसने कहा कि मैं करता हूँ मॉस्क और ग्रेवयार्ड के लिए, तो इसको इनवैलिड माना गया था बिकॉज उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा सकता, मॉस्क के अलग से दी जा सकती थी, ग्रेवयार्ड के लिए अलग से दी जा सकती थी। तो इस केस में कहा कि गिफ्ट ऑफ मूषा जहां पे डिविजिबल है, जहाँ डिवाइड किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करके ही देना चाहिए, और जहां प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल को डिवाइड नहीं किया जाता उसका मूसा किया जा सकता है। जैसे मैंने कल गिफ्ट में समझाया था, कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो वैलिड होता है, बाकी जो प्रॉपर्टी डिवीजन करके देनी होती है वो इनवैलिड, उसको डिवाइड करके ही देना, अन्यथा वो इनवैलिड होती है। गॉट इट? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो इस पे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ द वर्क, उसमें आप छोटा छोटा सब मेंशन करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, शॉर्ट नोट आता है। ऑब्जेक्ट, वैलिड ऑब्जेक्ट, इनवैलिड ऑब्जेक्ट का शॉर्ट नोट आता है, या कई बार शॉर्ट एसेंशियल के साथ पूछ भी सकते हैं, गिव द लिस्ट ऑफ द वैलिड ऑब्जेक्ट, ये कई बार पूछा गया इसलिए बता रहे हूँ। तो ऐसे इसमें 2-3 क्वेश्चन यही बनते हैं। और लीगल इंसिडेंट पूछा जाता है तो लीगल इंसिडेंट में वापस आप सारा मेंशन करेंगे। मान लो व्हाट आर द लीगल इंसिडेंट ऑफ वर्क, तो इन 4-5 बातों को आप मेंशन करेंगे, जैसे मैंने पहले इसको डिस्क्राइब कर चुकी थी वैसे ही आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आई होप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने उनको क्लियर करा है। मैम बट ये एसेंशियल्स को इसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखना होगा, सुन्नी और सियास का, या ये कंबाइन और उसमें ही लिख दे कि सुन्नी का ही होता है? ये सुन्नी का है, कंबाइन है। शिया में थोड़ा सा जो है लास्ट में मैं बताऊंगी, शिया का जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगी, वो 4 पॉइंट अलग से सिर्फ आपको लिखने होते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओके मैम। ये दोनों मतलब मैम हाँ बेटा। मैम ये टॉपिक एग्जाम में आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। वक्त नहीं दिया हुआ है, नो मैम, काट रखा है सिलेबस में। मुझे बताना चाहिए था। एक्चुअली वर्क और इनहेरिटेंस पकड़ा रखा है। मेरे को तो बोल रहा था कि जनरल इनहेरिटेंस वाला, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन या इनहेरिटेंस वाला काट रखा है। मैम सब इसको सिलेबस से हटा दिया है अभी तो 21 के लिए। बेटा मैंने सिलेबस देखा नहीं तो एनीवे कोई बात नहीं, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कल नहीं परसों जब भी है, तो फिर मुझे वापस सिलेबस देखना पड़ेगा। सॉरी मैंने देखा नहीं बच्चों, मेरे को लगा ये सारे होंगे, मुझे तो यही पता था कि वो जो लास्ट जो है ना इनहेरिटेंस वाला वो हटा रखा है। कोई नहीं, वो भी है वन ऑफ द मैम ये दोनों हटा ये चलो ये बहुत बड़ा था, अच्छा हुआ चलो हटा दिया तुम, और थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग भी था। सो आई डोंट हैव एनी, कोई नहीं तो फिर ठीक है, फिर तो प्रीएम्पशन बचा। मेंटेनेंस करवा दिया आप लोगों को? नहीं करवाया। हेलो, बाकी है मैम। मेंटेनेंस नहीं करवाया। गार्जियनशिप मैम बाकी ये भी नहीं करवाया। नो मैम। बाकी है। चलो अब नेक्स्ट जब टर्न होगी तो अपन गार्जियनशिप और मेंटेनेंस एक एक दिन में पूरा करते हैं, ठीक है? यस मैम। एक दिन मेंटेनेंस में, एक दिन गार्जियनशिप में। बच्चों मैं ना कभी मेरे को स्पून फीडिंग की आदत नहीं, मैं सिर्फ कंसेप्ट को समझाती हूँ, मेरा खुद का ही है। और जो बच्चे मुझसे कई जने पूछ रहे थे कि मैम आप नोट्स है, बच्चों मैं अभी तक भी सोचती हूँ कि मैं नोट्स बनाऊंगी, ठीक है? और आज तक मैंने कभी बनाए नहीं। प्रॉब्लम है मेरे साथ ये, मैं थोड़ी इस तरह से आलसी हूँ, कुछ भी कह लूँ, मैं पॉइंट्स रख लेती हूँ, बस पॉइंट्स लिख लेती हूँ और उसी में अपना करती हूँ। तो आई ट्राई। वैसे आपके नोट्स जो हैं हमने वेबसाइट पे पोर्टल पे डाल रखे हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स के, देखना आपको मिले तो काफी सब्जेक्ट से नोट्स उस पे डाल रखे हैं, अगर वो हेल्पफुल हो तो, ठीक है? अदरवाइज जिस सब्जेक्ट के आप कहोगे आई ट्राई टू प्रोवाइड यू दैट, ओके? मैम अगर किसी सीनियर से अगर हो जाए अरेंज तो वो कर सकते हैं मैम, आप बनाओ नहीं अगर इन केस तो। बना नहीं सीनियर सीखे तो फिर तुम ही बना लो ना, करना क्या है, खुद के नोट्स तो खुद के ही होते हैं। एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, जो हम दोनों ने बहुत साथ साथ पढ़ाई की थी, तो हमेशा वो हम दोनों साथ पढ़ते थे, मैं कंसेप्ट बता देती थी, वो बना लेती थी, वो राइटिंग में बहुत अच्छी थी। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच ए नाइस फ्रेंड। पर
दो दोस्त मिलके बनते हो तो बना लो। तो हम लोग शेयर करते थे, पर फर्क ये था कि मैं यहाँ आ गई और वो जुडिशियल ऑफिसर बन गई, क्योंकि वो लिख लिख के करती थी तो उसको याद रहा। तो आप भी लिख लिख के करो तो जल्दी से आप भी जो है यू मे ऑल्सो बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, अदरवाइज मेरे जैसे धक्के खाते हुए आओगे यहाँ पर। एनीवे आप मुझे पहले बताते तो वक्फ छोड़ के दूसरा पढ़ते। एनी कोई बात नहीं, वक्फ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मुस्लिम लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हिंदुओं में ट्रस्ट होता है ना, हम ट्रस्ट बनाते हैं, वैसा ये वक्फ है बस। यस मैम। मैम एनीवे मैम ये तो समझना तो है ही आगे पीछे, क्योंकि अभी ओमिटेड हो गया सिलेबस तो क्या हो गया। हाँ, बाकी तो मैम एट द एंड मैम एक रिक्वेस्ट, मतलब जैसे पूरा अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो मैम एंड में जो टॉपिक ओमिटेड करवा थे थोड़े उनको भी बता देना, ताकि क्या है कि हमारे नॉलेज के लिए एटलीस्ट रहेगा, एग्जाम में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% श्योर। मतलब मुझे तो लगता है जनरल प्रिंसिपल इनहेरिटेंस पढ़ना चाहिए, वो रटने का काम है, पर फिर भी पढ़ना चाहिए कि मुस्लिम में जो इनहेरिटेंस है उसको किस तरीके से, ताकि हिंदुओं से आप थोड़ा सा फॉर द नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, कि आप थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाओ। डेफिनेटली आई विल मेक ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द टॉपिक क्लियर। तो पहले पर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट Yes, टॉपिक में sure, हम गार्जियनशिप वाला पढ़ेंगे। मेरे को लगता है मैं बोर तो नहीं करती हूँ, आपको फील तो होता है ना, मतलब समझ में तो आता है। मैम बहुत मजा आता है आपकी क्लास में। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने बोला, मेरे को तो मेरे गुरु ने बोला था कि क्लास में अगर बच्चों को बोर करते हो तो वो क्राइम है। तो आई डोंट वांट टू डू एनी क्राइम। अगर हो तो आप डेफिनेटली बता दें, मैं अपना पैटर्न चेंज कर दूंगी। मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या बेटा? मैम थोड़ा सा अपना स्पीड स्लो कर देंगे पढ़ाने का नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि स्पीड एक्चुअली थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को। सही है, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, Yes, ठीक है। हाँ ठीक है डेफिनेटली आई विल डू। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, ठीक। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।